हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक सारा का सारा एजुकेशन आप लोगों को एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 2 या 3 चैप्टर्स किसी भी सब्जेक्ट के एक्सेस करने को मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि बचे हुए कोर्स के लिए आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं होता, ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स का कल्चर नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली सारा का सारा क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, ताकि उसकी मदद से आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो सके, आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, आप अच्छी मात्रा में नॉलेज गेन कर सकें और वो नॉलेज ना सिर्फ आपको एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प करे, बट साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स वगैरह में भी अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें और अल्टीमेटली देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग अपना योगदान या कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो इसी नोट पर हम लोग अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। हम लोगों ने पास्ट लेक्चर में हिस्ट्री क्लास 12 उसकी हमारी जो दूसरी किताब है और उसका जो पहला चैप्टर है, या फिर इस तरह से कह लें कि जो हमारी थीम नंबर 5 है जिसका नाम है थ्रू द आईज ऑफ द ट्रैवलर्स, इसको पूरा पढ़कर ख़त्म किया था। आज इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर हम लोग MCQs वगैरह लगाएंगे। इससे हमको समझ में आएगा कि हमारी कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है इस पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर, हम कितनी समझ रखते हैं इस चैप्टर को और हमारे कितने कंसेप्ट क्लियर हैं, कितना हम रिकॉल कर पा रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में देखेंगे। तो वो बच्चे जिन्होंने इस पूरे के पूरे चैप्टर के सारे लेक्चर्स मेरे साथ देखे हैं, अटेंड किया है, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपना नॉलेज टेस्ट करने का। आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे अभी आप लैग कर रहे हैं और कहाँ और ज़्यादा आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है। वो बच्चे जिन्होंने पूरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनको भी समझ में आएगा कि बचे हुए लेक्चर्स में एक्चुअल में है क्या और उसमें से क्या क्वेश्चंस वगैरह बनाए जा सकते हैं। और वो बच्चे जिन्होंने किसी वजह से इस चैप्टर के लेक्चर्स देखे ही नहीं है उनको भी एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि इस चैप्टर में आखिर आपको मिलने क्या वाला है, जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, और साथ में थोड़ा थोड़ा मैं कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करता चलूँगा उसकी मदद से। तो अल्टीमेटली आप चाहे अभी अपनी इस पर्टिकुलर चैप्टर के रिस्पेक्ट में आप लोग अपनी प्रिपरेशन के लेवल पर कहीं पर भी हो, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हो, आपने उसको पूरा ना पढ़ा हो या फिर आपने उसे बिल्कुल भी शुरू ना किया हो, ईदर वेज आपको इस पर्टिकुलर सेशन से कुछ ना कुछ सीखने का ज़रूर मिलेगा एंड इट इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू for all the students belonging to any of these categories. So now without any further ado here we begin and पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो, तो पहला जो हमारा MCQ है या फिर जो पहला हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया विच ऑफ दीज फ्रेंच ट्रैवलर्स केम टू इंडिया ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। हमको अब ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक फ्रेंच ट्रैवलर था और वो इंडिया में 17th सेंचुरी के टाइम पीरियड में आया था। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑप्शंस आपके हैं अल बरूनी, दूसरा है इब्न बतूता, तीसरा है अबुल फजल और चौथा है फ्रैंकोइस बर्नियर। तो इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कशन की ज़रूरत ही नहीं है। फ्रैंकोइस बर्नियर जो थे वो फ्रेंच ट्रैवलर थे जो आए थे 17th सेंचुरी में, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि 1601 से लेकर 1700 के बीच के जो 100 साल गए जिसको 17वीं शताब्दी बोला जाता है या 17th सेंचुरी बोला जाता है, उस पर्टिकुलर 100 सालों के कालखंड में फ्रांस से फ्रैंकोइस बर्नियर नाम का एक बंदा जो है फ्रेंच ट्रैवलर यहाँ पर आया था। अब इसने यहाँ पर 12 साल बिताए थे हिंदुस्तान में, एक चीज़, और इसके अलावा ये एक डॉक्टर था, एक फिजिशियन था, इसके अलावा एक म्यूजिशियन था, काफ़ी सारे इसको चीज़ें आती थी जिसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, काफ़ी सारे ट्रेड्स वगैरह इसको आते थे। एंड इसने मुगल सर्विस में भी कुछ टाइम बिताया था। आपके जो शाहजहाँ का बेटा हुआ करता था दारा शिकोह, उसका एक डॉक्टर वगैरह हुआ करता था, प्लस ये हिंदुस्तान काफ़ी ज़्यादा घूमा था। और इसने एक फ्रेंच आदमी या फिर इस तरह से बोलना चाहिए कि एक यूरोपियन इंसान के पर्सपेक्टिव से इसने इंडिया का एक पर्टिकुलर नक्शा अपने सामने खींचा है। इसकी मदद से हमको समझ में आता है कि एक फ्रेंच मैन या फिर एक यूरोपियन जो हिंदुस्तान में 17वीं शताब्दी में आया है उसने किस तरीके की चीज़ें देखी थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा फ्रैंकोइस बर्नियर। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, मगर जिन लोगों को नहीं पता है फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में, जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा, उनके लिए मैंने थोड़ी सी भूमिका बांधी है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू मोरक्को। अब हमको ये बताना है कि इनमें से कौन जो है वो मोरक्को को बिलोंग करता था, कौन जो है मोरक्को से आया था। पहला ऑप्शन है इब्न बतूता, दूसरा है अल बरूनी, तीसरा है फ्रैंकोइस बर्नियर और चौथा है अब्दुल समरकंदी। अब जिन लोगों को नहीं भी पता है उनको कम से कम इतना तो समझ में आ गया होगा कि फ्रैंकोइस बर्नियर मोरक्को से नहीं आया। अभी हमने देखा कि फ्रांस का वो लड़का फ्रांस से आया था। अब 3 ऑप्शन बचते हैं, इब्न बतूता, अल बरूनी एंड अब्दुल समरकंदी। सही जवाब क्या है? इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्कन था और मोरक्को से 50 जगह घूमने गया है। अल्टीमेटली फिर 132 या 33 के बीच में ये हिंदुस्तान के लिए निकला और इंडिया आया था, रहा कुछ साल, घूमा फिरा, फिर फाइनली लौट गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा इब्न बतूता। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं,
हु रोट किताब उल हिंद, इनमें से किसने जो है किताब उल हिंद के नाम से किताब लिखी थी? ऑप्शंस हैं कैलिन मैकेंजी, दूसरा है आपका अल बिरूनी, तीसरा है अब्दुल समर लाहौरी और चौथा है इब्ने बतूता। इसका सही जवाब है अल बरूनी। अल बरूनी ने आपकी किताब उल हिंद लिखकर तैयार की थी, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किताब उल हिंद किसने लिखी है? अल बरूनी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस्लामिक लॉ इज नोन एज, इस्लामिक लॉ को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है शरिया, समर, उलेमा, ऑल ऑफ दीस। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है शरिया। इस्लामिक लॉ जो है, जो मुस्लिम लॉ भी कई बार कहा जाता है, उसको शरिया के नाम से या शरिया कानून या शरिया लॉ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 5th वाला देखते हैं। फ्रांकोइस बर्नियर रिमेन्ड इन इंडिया फॉर डैश ईयर्स। इसका जवाब अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिया था, तो जिन लोगों ने लेक्चर्स देखे उनको तो खैर पता होना ही चाहिए, मगर जिन लोगों ने लेक्चर्स नहीं भी देखे हैं उनके लिए भी कम से कम आपको इसका जवाब जो है यहाँ से समझ में आ जाएगा कि फ्रांकोइस बर्नियर हिंदुस्तान में 12 साल तक रहे थे। ही रिमेन्ड इन इंडिया फॉर 12 ईयर्स। 12 साल में मुगल सर्विस में भी रहे, पहली चीज़। दूसरा, हिंदुस्तान घूमा भी, दूसरी चीज़। तीसरा, इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ लिखा, और ये सारी चीज़ें फिर फ्रांस में और यूरोप में पब्लिश हुई और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुई थी। नतीजा ये रहा कि यूरोपियंस ने इनकी जो राइटिंग्स थी उसके बेसिस पे इंडिया का एक परसेप्शन बनाया था, जो सही गलत जो भी था, मगर अल्टीमेटली वो परसेप्शन हिंदुस्तान का फिर फ्रांकोइस बर्नियर की राइटिंग्स के चक्कर में बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है 12 साल तक रुके थे। क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन हो गया ए। चलें अगला। Which of the following cities according to इब्ने बतूता was the largest? इनमें से कौन सा शहर इब्ने बतूता के अगर आप हिसाब से चलोगे या इब्ने बतूता का जो डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से चलोगे, तो आपको इनमें से कौन सा शहर सबसे बड़ा जो है समझ में आता है, या सबसे बड़ा शहर इब्ने बतूता को कौन सा लगा था इन सब में? ऑप्शन हैं सूरत, दिल्ली, दौलताबाद और आगरा। तो इसका सही जवाब है दिल्ली। इब्ने बतूता ने अपने जितने भी शहरों का डिस्क्रिप्शन किया है, फिर अपन ने एनसीईआरटी में पढ़ा भी था कि दिल्ली का और दौलताबाद का उसने डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है, और उसमें उसने बताया है कि जितने भी शहर में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में घूमा हूँ उसमें सबसे बड़ा जो शहर है वो दिल्ली का लगा मुझे, या दिल्ली शहर जो है सबसे बड़ा लगा। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है हु रोट द बुक ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। इनमें से किसने इस किताब को लिखा था जिसका नाम है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल एम्पायर में मेरी यात्राएं, या फिर मुगल एम्पायर में यात्राएं, मुगलिया सल्तनत में यात्राएं। ऑप्शन है फ्रांकोइस बर्नियर, जॉन मार्शल, कॉलिन मैकेंजी और जेम्स प्रिंसेप। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का ए, फ्रांकोइस बर्नियर। फ्रांकोइस बर्नियर साहब ने ये किताब लिखी है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, और ये बहुत फेमस हुई है। फ्रांस में इसके 8 वॉल्यूम छपे हैं आपका, या 8 इसके अलग अलग एडिशंस छपे हैं। इंग्लैंड में इसके 3 एडिशंस छपे थे, बाकी आपकी जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं उसमें इसके अलग अलग 1-1, 2-2 एडिशंस वगैरह छपे हैं, तो काफ़ी फेमस किताब थी। इसका नाम क्या है? ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलें अगला देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द बुक रिटन बाय अल बिरूनी। इनमें से कौन सी किताब जो है अल बिरूनी ने लिखकर तैयार करी है? पहला है रिहाला, दूसरा है किताब उल हिंद, तीसरा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, चौथा है अर्थशास्त्र। अब थोड़ा सा अगर हम लोग लॉजिक से चलें, वैसे तो जवाब आप लोगों को पता है, समझ में आ ही गया होगा, मगर फिर भी एलिमिनेशन से चलें तो यार डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान में अगर आपने बेसिक पढ़ाई भी करी है तो आपको ये बात बता दी जाती है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, और अर्थशास्त्र जो है वो आपके कौटिल्य ने या चाणक्य ने लिखी है। तो सी और डी ऑप्शन तो अभी कट के अलग हो गए। अब बचता है आपका रिहला या रिहाला, और दूसरा बचता है किताब उल हिंद। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक MCQ सॉल्व किया था, उसमें हमने देखा अल बरूनी ने किताब लिखी थी जिसका नाम था किताब उल हिंद, या फिर इस तरह बोलूँ कि किताब उल हिंद के जो राइटर थे उनका नाम था अल बरूनी। रिहला किताब जो है वो इब्ने बतूता ने लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि किताब उल हिंद के राइटर कौन है? अल बरूनी है, या अल बरूनी ने इनमें से कौन सी किताब लिखी है उसका नाम हो जाएगा किताब उल हिंद। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चूज द करेक्ट ऑप्शन। Who founded Delhi as a city? Who founded Delhi as a city full of exciting opportunities? इसमें से किसने पाया कि दिल्ली जो है बहुत सारी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ के शहर के तौर पर आपको जो है बुलाता है, या फिर जब आप दिल्ली आते हो तो दिल्ली आपको एक बहुत सारी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ का शहर लगता है? इनमें से किस ट्रैवलर को ये बात लगी थी? पहला है इब्ने बतूता, दूसरा अल बरूनी, तीसरा फ्रांकोइस बर्नियर और चौथा है कार्ल मार्क्स। इसका सही जवाब क्या है? इब्ने बतूता। याद रखिएगा, थ्रू द आइज ऑफ द ट्रैवलर्स में दिल्ली का सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि
जीवंत चित्रण जो है वो इब्ने बतूता ने किया है। उनका जो यात्रा वृत्तांत है उसमें उन्होंने दिल्ली के बारे में खूब सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं कि दिल्ली में आने के कई सारे गेट थे, दिल्ली में कई सारे तरीके के मार्केट सजते थे, दिल्ली आपके जितने शहर उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखा उनमें सबसे बड़ा उनको लगा और उसमें काफ़ी सारी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ थी और भी काफ़ी सारी चीज़ें। और ये सारी बातें वो कब कह रहे हैं, सन 1330 के दशक में या 1340 के दशक में वो ये सारी बातें कर रहे हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि उस टाइम पीरियड में दिल्ली अगर इनके हिसाब से चला जाए, उसमें अगर सच्चाई है उनके डिस्क्रिप्शन में, तो दिल्ली एक काफ़ी डायनामिक और काफ़ी बड़ा शहर हुआ करता था। कि प्रोटेक्शन वगैरह के लिए जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है कि चारों तरफ से बढ़िया मोटी मोटी दीवारें बनाई गई थी, उसमें फिर लोगों के रहने की व्यवस्था थी, चारों तरफ बाजार चमक रहा है और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो करी हैं, इससे अपने को समझ में आता है कि बहुत दिल्ली शहर जो है वो एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ का एक केंद्र था। चले, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो गया ए ऑप्शन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इब्ने बतूता ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली इन चाइना, ठीक है। अल बरूनी फाउंड द इंडियन सिटीज क्वाइट पॉपुलेटेड। तीसरा, अल बरूनी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन पोस्टल सिस्टम। और चौथा, अकॉर्डिंग टू इब्ने बतूता क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड वॉज क्वाइट डिजास्टर्स फॉर फार्मर्स। अब अपने को क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें से करेक्ट ऑप्शन है कि इब्ने बतूता ने चाइना में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया था। मैं एक एक स्टेटमेंट आपको समझाता हूँ। इब्ने बतूता दिल्ली आए, दिल्ली में रहे, फिर उसके बाद कई सारी जगहों पर घूमे फिरे थोड़ा बहुत, बाद में दिल्ली में शहर काजी के तौर पर काम कर रहे थे। इसके बाद में फिर बादशाह ने इनको बोला कि आप मेरे एम्बेसडर के तौर पर जो है मंगोल्स जो रूलर्स हैं चाइना के, उनके पास जाओ दूत बन के। तो अल्टीमेटली फिर ये चाइना गए और वहाँ पर बीजिंग वगैरह तक जो है घूम कर आए थे, मगर ज़्यादा रुके नहीं। चीन में घूमे बहुत थे मगर रुके नहीं, और उसके बाद में इंडिया आए, कुछ वक्त रहे, उसके बाद में अपना मोरक्को जो उनका देश था, ये शायद 1347 के आसपास वहाँ पर वापस लौट गए। तो ये स्टेटमेंट सही है। अल बरूनी ने इंडियन सिटीज़ को बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड पाया था, ये बात गलत है। फ्रांकोइस बर्नियर ने यह बात बोली थी कि आपके भारतीय शहर जो हैं ये लोगों से भरे पड़े हैं या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ओवर क्राउडेड है। इसके तीसरा ऑप्शन, अल बरूनी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन पोस्टल सिस्टम, ये भी गलत है क्योंकि अल बरूनी ने नहीं, इंडियन पोस्टल सिस्टम के बारे में इब्ने बतूता ने डिटेल में बातचीत लिखी है। आगे एमसीक्यूज वगैरह आएंगे तब और डिटेल में देखेंगे इसे, मगर इब्ने बतूता ने इंडियन पोस्टल सिस्टम के बारे में बातचीत करी, अल बरूनी ने इसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं किया है। ये स्टेटमेंट गलत है। अकॉर्डिंग टू इब्ने बतूता क्राउन ओनरशिप ऑफ द लैंड वॉज क्वाइट डिजास्टर्स फॉर फार्मर्स, यानी कि सारी की सारी जमीन बादशाह की है, ये आपके इससे किसानी खेती बर्बाद हो रही है, ये किसानों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, ये बात इब्ने बतूता ने कही है। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि ये बात फ्रांकोइस बर्नियर ने कही है और बाकायदा उसने एग्जांपल्स के साथ में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से उसको ऐसा लगता है कि जो बादशाह की लैंड ओनरशिप है, क्राउन की या आपके किंग की जो लैंड ओनरशिप है, वो फार्मर्स का किस तरीके से बेड़ा गर्क कर रही है, सारी बातें उन्होंने एक्सप्लेन की थी। तो तीनों आपके स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है कि इब्ने बतूता ने एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया था, बाकी सारे स्टेटमेंट्स गलत हैं। कैसे गलत हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलें, क्वेश्चन नंबर 10 सही जवाब हो गया, ऑप्शन नंबर है। अगला देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और उसके बाद में आपको 4 स्टेटमेंट बताए हुए हैं। अब उसके बाद में आपको बोला गया विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है जी। यानी कि अपने को यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और अपने को ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या नहीं है, अपने को ये बात जो है बतानी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें अपने को ये पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसका सबसे अच्छा करने का तरीका ये होता है आप वो स्टेटमेंट पकड़ लो जो पक्का आपको पता है कि गलत है, ठीक है जी। आपसे क्या बोला गया है, आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको 4 स्टेटमेंट देके ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आप ये बता दो। तो इस तरीके का क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आप वो स्टेटमेंट पकड़ लो जो आपको पक्का पता है कि गलती है। तो अपन पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और जब वो गलत वाला पता चल जाएगा तो उसकी मदद से कैसे इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, मेथड ऑफ एलिमिनेशन की मदद से, वो हम लोग देखेंगे। देखते हैं। मॉन्टेस्क्यू यूज्ड बर्नियर्स अकाउंट्स टू डेवलप हिज आइडियाज ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म। दूसरा, बर्नियर गेव अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन रूरल सोसाइटी। तीसरा, अकॉर्डिंग टू बर्नियर क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड वाज गुड फॉर पीजेंट्स। एंड चौथा, बर्नियर कंसिडर्ड इंडियन किंग वाज द किंग ऑफ बेगर्स। इसमें अब अपने को ये पता है अकॉर्डिंग टू बर्नियर क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड वाज गुड फॉर पीजेंट्स, ये स्टेटमेंट गलत है। इसकी वजह ये है कि अभी अपन ने एक तो हमने डिटेल में देखा था, तो जिन बच्चों ने लेक्चर्स किए उनको तो पता ही है कि बर्नियर ने क्राउन ओनरशिप जो थी लैंड की, इसको बहुत ज़्यादा मतलब बुरा बताया है किसानों के लिए और पूरी इंडियन सोसाइटी के, आपके रूरल सोसाइटी वगैरह के लिए और बाकी सारी बातें। अब एक तो ये बात रही। दूसरी बात ये
कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले एमसीक्यू में भी देखा था, इसके पहले एक एमसीक्यू आया था कि बर्नियर जो है उसने ये बात बोली है कि भाई ये क्राउन की ओनरशिप जो है लैंड की वो पीजेंट्स वगैरह के लिए डिजास्टर्स है। अब यहाँ पे उसकी एकदम उल्टी बात कह दी कि उसके लिए अच्छी है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब अगर आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया और अपने को क्या है सही स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट, तो तीसरा स्टेटमेंट जहां जहां दिख रहा है आप उसे एलिमिनेट करना है। इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा 1 2 4 और वो आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी हम लोग एक बार कंसीडर कर लेते हैं। मोंटेस्क्यू यूज्ड बर्नियर्स अकाउंट टू डेवलप हिज आइडियाज ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, ये बात सच है। बर्नियर ने जो अकाउंट वगैरह लिखे थे उनको पढ़कर मोंटेस्क्यू ने बकायदा एक पूरा का पूरा कंसेप्ट, एक आइडिया, एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं ओरिएंटल डिस्पोटिज्म। इसके बारे में हमने डिटेल में लेक्चर्स में बात कर रखी है। दूसरा, बर्नियर गेव अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन रूरल सोसाइटी, ये बात भी सच है, उसने रूरल सोसाइटी के ऊपर डिटेल में जो है डिस्क्रिप्शन लिखे थे। तीसरा स्टेटमेंट मैंने आपको बता ही दिया गलत है। और चौथा, बर्नियर कंसिडर्ड द इंडियन किंग वाज द किंग ऑफ बेगर्स, ये बात भी सच है, उसने ये माना, ये बात लिखी है कि वो अपना किंग ऑफ बेगर्स है, साथ ही साथ वो किंग ऑफ सैवेजेस है, इस तरीके से उसने कुछ लिखा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ये और ये 3 स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ऑप्शन नंबर सी 1 2 4। चले अगला देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, आपको अब एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसमें एक तरफ 3 नाम लिखे हुए हैं और एक तरफ 3 किताबें लिखी हुई हैं और हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर इनको मैच करना है। एक तरफ लिखा हुआ है आपके ट्रैवलर्स के नाम अल-बरूनी, इब्न बतूता, फ्रांकोइस बर्नियर, और एक तरफ लिखी हुई है किताबें रिहला या रिहाला, दूसरा है आपका किताबुल हिंद और तीसरा है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। अभी थोड़ी देर पहले बातचीत में हम लोगों ने इन तीनों किताबों के राइटर्स के बारे में बातचीत कर ली है। अल-बरूनी जो है इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, किताबुल हिंद, तो पहले का क्या हो जाएगा 2, ये गलत लिख दिया मैंने। अल-बरूनी ने कौन सी किताब लिखी है, किताबुल हिंद, तो पहले का क्या हो जाएगा 2, 1 का 2 हो गया 1। इसके बाद में दूसरा देखते हैं इब्ने बतूता, इब्ने बतूता ने कौन सी किताब लिखी है, उसने लिखी है रिहला, तो 2 का क्या हो जाएगा 1। और तीसरा आपका थर्ड का फ्रांकोइस बर्नियर ने ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखी है, तो 3 का क्या हो जाएगा 3। अब ये कॉम्बिनेशन कहां पर दिख रहा है देख लीजिए, 1 का 2, 2 का 1 और 3 का 3, ये वाला कॉम्बिनेशन आपको इसमें देखने के लिए मिल रहा है। तो आपका जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो सही, आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 का जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि आपका अल-बरूनी जो है उसने किताबुल हिंद लिखी है, इब्ने बतूता ने रिहला लिखी है और फ्रांकोइस बर्नियर जो है उसने ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखी है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये सवाल वगैरह बन सकता है यहाँ से, क्योंकि इन तीनों की किताबों के बारे में बातचीत वगैरह जो है होती रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, हु ट्रांसलेटेड इंडियन टेक्स्ट इनटू यूरोपियन लैंग्वेजेस। अब अपने को यह बताना है कि इनमें से किसने जो है हिंदुस्तान की जो टेक्स्ट है, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, इनको यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया था। ऑप्शन दिए हुए हैं, दुआर्ते बारबोसा, रॉबर्टो नोबिली, जीन बैप्टाइस्ट ट्रैवर्नियर और चौथा है फ्रांकोइस बर्नियर। सही ऑप्शन है रॉबर्टो नोबिली, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट नाम है। रॉबर्टो नोबिली एक ट्रैवलर था जो यहाँ पे आया रहा, इसने काफ़ी सारे आपके टेक्स्ट वगैरह को पढ़ा, संस्कृत सीखी और अल्टीमेटली इन सारे टेक्स्ट वगैरह को इसने यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवाया था। इसको अपने को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलें अगला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इब्ने बतूता's अकाउंट द सिटी दैट राइवल्ड दिल्ली वाज। अगर हम लोग इब्ने बतूता के अकाउंट के अनुसार चलें तो एक सिटी जो वैभव के मामले में दिल्ली के आसपास या समकक्ष आके खड़ी होती थी, उसका नाम क्या, हमको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए मुल्तान, ग्वालियर या ग्वालियर और तीसरा है लाहौर और चौथा है दौलताबाद। तो इब्ने बतूता के अकाउंट के अनुसार दौलताबाद, जिसको देवगिरी भी बोला जाता है, वो सही ऑप्शन है। उसने जिस तरीके से दौलताबाद का डिस्क्रिप्शन दिया था उसमें उसने बकायदा लिखा है कि दिल्ली के आसपास अगर कोई शहर है वैभव या फिर आपका गौरव में, या फिर अगर आप साइज वगैरह की बात कर लें तो आपका दौलताबाद है। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द मर्चेंट कम्युनिटी इन वेस्टर्न इंडिया वॉज नोन एज। आपकी जो वेस्टर्न इंडिया है उसमें मर्चेंट कम्युनिटीज को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शंस हैं दोला, वकील, महाजन और सेठ। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा मर्चेंट कम्युनिटी को महाजन के नाम से जाना जाता था। महाजन का जो हेड हुआ करता था उसको नगर सेठ वगैरह बोला जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि वेस्टर्न इंडिया में आपकी जो मर्चेंट कम्युनिटी हुआ करती थी उसको महाजन के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। चले तो क्वेश्चन नंबर 16, द यूरोपियन ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया एंड चाइना वॉज। वो यूरोपियन ट्रैवलर कौन है जो इंडिया और चाइना दोनों
विजिट कर गया था? ऑप्शंस हैं पीटर मंडी, मार्को पोलो, तीसरा है फ्रांकोइस बर्नियर और चौथा है एंटोनियो मोंसेराटे। इसका सही जवाब है मार्को पोलो। 12th सेंचुरी के आसपास मार्को पोलो आए थे, ये आपका ज़मीन के रास्ते आए थे, इटली से चले थे और इंडिया और चाइना दोनों घूम कर गए थे। अब दूसरा एक और आपका ट्रैवलर है मगर वो यूरोपियन नहीं है, वो कौन सा है? वो नॉर्थ अफ्रीकन है या वो मोरक्कन ट्रैवलर है जिसने इंडिया और चाइना दोनों विजिट किया था। उसका नाम क्या है? इब्ने बतूता। याद रखना है अपने को। एक आपका यूरोप से अगर बात की जाए तो आपका मार्को पोलो, और अगर आप नॉर्थ अफ्रीका या फिर इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर आप मोरक्को से किसी बंदे की बात करेंगे तो फिर वो इब्ने बतूता। ठीक है जी, इसको याद रखना है। अब यहाँ पर आप में से कई लोग बोल सकते हैं कि इब्ने बतूता का नाम अगर डाल दिया जाता तो फिर कौन सा सही होता? तब भी आपका जवाब मार्को पोलो होता, क्योंकि ऑप्शन में पूछा गया है यूरोपियन ट्रैवलर, ना कि कोई भी ट्रैवलर। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मार्को पोलो। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द महाजन्स वेर कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटेड बाय द चीफ ऑफ मर्चेंट कम्युनिटी नोन एज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को इसका जवाब दिया है, बाकी लेक्चर्स में तो खैर डिटेल में समझाया ही था। तो महाजन्स जो थे, यानी कि आपके वेस्टर्न इंडिया में एक जो आपकी मर्चेंट कम्युनिटी थी जिनको महाजन बोला जाता था, इनको कलेक्टिवली रिप्रेजेंट किया जाता था मर्चेंट कम्युनिटी के चीफ के द्वारा, जिसका नाम क्या होता था? मौलवी, मुल्ला, नगर सेठ और श्रेष्ठीस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नगर सेठ। आपका जो नगर सेठ होते थे वो क्या होते थे? सारे आपके जो व्यापारी हैं उनके हेड होते थे, या फिर आपके जो मौलवी वगैरह हैं उनके अध्यक्ष हुआ करते, आपके जो सारे के सारे आपके मर्चेंट्स वगैरह हैं उनके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नगर सेठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इब्ने बतूता है सेट ऑफ फॉर इंडिया इन द ईयर। अब ये तो खैर एनसीईआरटी से सीधा सीधा उठा के पूछा गया सवाल है कि इब्ने बतूता इनमें से कौन से साल इंडिया के लिए निकला था? इब्ने बतूता इनमें से कौन से साल जो है हिंदुस्तान आने के लिए अपनी यात्रा शुरू किया था? 1221 टू 1222 कॉमन एरा, 1332 टू 1333 कॉमन एरा, 1347 टू 1348 कॉमन एरा, 1411 टू 1412 कॉमन एरा। जवाब क्या हो जाएगा? इब्ने बतूता 14 सेंचुरी में हिंदुस्तान आया था। 14 सेंचुरी का मतलब क्या है? 1301 से लेके 1399 के बीच में जो, या 1400 के बीच के जो 100 साल पड़ते हैं उसके बीच में आया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन आपका कट के अलग हो जाएगा और ये ऑप्शन आपका कट के अलग हो जाएगा। अब बचेंगे आपके पास में ये दो ऑप्शन कि 1332 से 33 के बीच में आया है, 1347 से 48 के बीच में आया है। जवाब है 1332 से 33 के बीच में आया है, 47 से 48 के बीच में तो वापस लौट गया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1332 टू 1333। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां वाज। शाहजहां का जो एल्डेस्ट सन है उसका नाम क्या था? दारा सुको या दारा शिको भी बोला जाता है इसको, लिखा उसको सुको जाता है, कई जगहों पे शिको भी लिखते हैं, दारा शिको या दारा सुको। अगला है आपका औरंगजेब, तीसरा है शाह शुजा और चौथा है मुराद। इसमें से जो एल्डेस्ट सन था शाहजहां का वो कौन था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, दारा शिको जो है इसका सही जवाब था। शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा जो जिसको कायदे से बादशाह बनना था उसका नाम था दारा शिको, मगर औरंगजेब ने फिर उसको मार दिया और उसकी जगह पे वो खुद बादशाह बन गया। इस तरीके, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। Who among the following never returned to Europe and settled in India? इनमें से कौन सा जो यूरोपियन ट्रैवलर है वो कभी हिंदुस्तान छोड़ के नहीं गया, इंडिया में ही सेटल हो गया, यूरोप से वो आया हुआ था? ऑप्शंस हैं मैन्यूकी, फ्रांकोइस बर्नियर, बारबोसा और जीन बैप्टाइज ट्रैवरनियर। सही जवाब क्या है? मैन्यूकी। इनका एनसीईआरटी में भी जिक्र है, अपन लोगों ने भी पढ़ते वक्त लेक्चर्स में डिस्कशन में इनकी बात की थी कि मैन्यूकी जो थे वो एक ऐसे यूरोपियन ट्रैवलर थे जो कभी यूरोप लौट कर नहीं गए और हिंदुस्तान में ही सेटल हो गए। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही ऑप्शन होगा, कभी वो यूरोप जो है लौट कर नहीं गया और हिंदुस्तान में सेटल हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मैन्यूकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, द ट्रैवलर हुज अकाउंट वाज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ मार्को पोलो वाज। इनमें से एक ट्रैवलर या एक यात्री था जिसके अकाउंट को मार्को पोलो के साथ में कंपेयर किया गया, उसका नाम क्या है? ऑप्शंस हैं अल बिरूनी, दूसरा है इब्ने बतूता, तीसरा है इब्न जुजे और चौथा है अब्दुल रज़ाक समरकंदी। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है इब्ने बतूता। वजह यह है कि मार्को पोलो और इब्ने बतूता दोनों में कॉमनैलिटी है, दोनों जो है इंडिया और चाइना विजिट कर गए थे। मार्को पोलो इटली से आए थे, ज़मीन के रास्ते पूरा का पूरा रास्ता अपना
स्थापना करके गए थे ये इंडिया से चाइना और उसके बाद वापस लौट गए थे। इब्ने बतूता की बात की जाए तो ये ज़मीनी रास्ते से हिंदुस्तान आया था और जहाज़ के रास्ते से या समुद्री रास्ते से चाइना गया, घूमा फिरा, अल्टीमेटली वापस आ गया इंडिया, इंडिया से फिर अपना ज़मीनी रास्ते से मोरक्को वापस लौट गया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इब्ने बतूता। इनका अकाउंट मार्को पोलो के साथ में कंपेयर किया जाता रहा है। और याद रखिएगा मार्को पोलो पहले आए थे 12वीं शताब्दी में, ये 14वीं सेंचुरी में आए, मतलब लगभग 200 साल का फर्क है दोनों की यात्राओं के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, हु रोट द बुक किताबुल हिंद। ये जिक्र हो चुका है, इसमें अब ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। किताबुल हिंद जो है अल बिरूनी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर ए। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय इब्ने बतूता। इनमें से कौन सी किताब इब्ने बतूता ने लिखी है। अब अगर आपने लेक्चर्स किए हैं तो भी इसको जवाब बन जाएगा, और अभी तक अगर आपने एमसीक्यूज भी ध्यान से सुने तो भी आप इसका जवाब अब दे सकते हैं। इब्ने बतूता ने रिहला या रिहाला किताब जो है इसको लिखा था। किताबुल हिंद इब्ने बरूनी ने लिखी थी, अल बरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद, और रिहला किसने लिखी है, इब्ने बतूता ने। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर बी। अगला, Al Biruni was born in 973, not 1973. Al Biruni was born in 973 in सीरिया, काबुल, गजनी, ख्वारिज्म। अब अपने को यह बताना है कि अल बरूनी का 973 में जन्म हुआ कहां पे था। सीरिया में हुआ था, काबुल में हुआ था, गजनी में हुआ था, या ख्वारिज्म में हुआ था। सही जवाब है ख्वारिज्म में हुआ था। अगला सवाल आप ये पूछ सकते हो ख्वारिज्म कहां पर है, इसका जवाब है उज्बेकिस्तान। तो बेसिकली अल बरूनी कौन था, एक उज्बेक था या फिर उज्बेकिस्तान से आया हुआ था। बाद में बाबर भी यहीं से आया था। दोनों में फ़र्क यह था कि अल बरूनी जो है वो एक ट्रैवलर था, बाबर एक लुटेरा था। तो ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान से अल बरूनी आया हुआ था। इसके बाद में जो दूसरा बंदा उज्बेकिस्तान से चला उसका नाम था बाबर। चलें, एक ट्रैवलर था, दूसरा लुटेरा था। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बर्नियर्स वर्क वेर पब्लिश्ड इन फ्रांस इन। बर्नियर का जो काम है वो फ्रांस में किस साल पब्लिश हुआ था। इसका जो सही जवाब है वो है 1670-71 के बीच में जो है बर्नियर का काम, या बर्नियर ने जो काम इंडिया के बारे में किया है, जो भी अपने यात्रा वृत्तांत और किताबें वगैरह लिखी हैं, ट्रैवलिंग थ्रू मुगल एम्पायर और बाकी सारी चीज़ें, वो 1670-71 के बीच में फ्रांस में फ्रेंच में पब्लिश हुआ था। बाद में ट्रांसलेट हुआ है इंग्लिश में, वहाँ पे पब्लिश हुआ। उसके अलावा डच में, इधर उधर पुर्तगीज़ में, स्पेनिश भाषा में, अलग अलग जगहों पर जो है ट्रांसलेट हुआ और वहाँ पर ये पहुँचा। फ्रांस में इसके 8 बार जो है वर्जन छपे थे, बाकी इंग्लैंड में 3 बार ये छपे थे इसके एडिशंस वगैरह, और बाकी जगहों पर 1-1, 2-2 एडिशंस वगैरह छपे थे। काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, और स्कॉलर्स के बीच में इंडिया की जो इमेज वगैरह बनाने का काम किया है वो इसी पर्टिकुलर आपके वर्क्स वगैरह ने किया है जो बर्नियर ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 25 सही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलें अगला देखते हैं, द फ्रेंच फिलोसफर मोंटेस्क्यू used whose account to develop the ideas of Oriental despotism। इसका जवाब भी मैं आप लोगों को इसके पहले दे चुका हूं कि ओरिएंटल डिस्पोटिज्म का जो ये कंसेप्ट है मोंटेस्क्यू ने जो बनाया था, उसको बनाने के पहले उसने बर्नियर की किताबें पढ़ी थी जो उसने इंडिया के बारे में लिखी थी, और उसके बाद में उसने फिर जो है इस कंसेप्ट को डेवलप किया था। इसका जवाब क्या हो जाएगा, बर्नियर। बाद में फिर आपके जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने मोंटेस्क्यू और बर्नियर दोनों को पढ़ने के बाद में अपनी खुद की थ्योरी या कंसेप्ट बनाया था ईस्ट के बारे में। हालांकि इनमें से कोई भी पूरी तरह से सच नहीं था। बर्नियर ने जो बातें लिखी थी उनमें काफी ज्यादा पैराडॉक्सेस और कॉन्ट्राडिक्शंस थे। उसी के चलते फिर बाद में जो ओरिएंटल डिस्पोटिज्म का कंसेप्ट बना, इसमें 50 तरीके के आपको पैराडॉक्सेस या फिर इसमें आपको फर्क देखने को मिलते हैं हकीकत से, और यही बात कार्ल मार्क्स के ऊपर भी लागू होती। तो इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट की थ्योरीज बहुत बढ़िया थी, अच्छी अच्छी बातें की गई थी, मगर क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन ही गलत था, पूरी तरीके से सही नहीं था, इसलिए रियलिटी और जो बात लिखी गई है, जो थ्योरी दी गई, उसमें काफी ज्यादा फर्क आपको समझ में आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द बैरियर्स एज डिस्कस्ड बाय अल बरूनी। अल बरूनी ने कुछ बैरियर्स की बात करी थी जिसके चलते हिंदुस्तान को समझने में ट्रैवलर्स को आती थी दिक्कत, और हमको यह बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो एक बैरियर नहीं है जिसकी बात अल बरूनी ने करी है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, लैंग्वेज, स्लेवरी इन द ईस्टर्न सोसाइटीज, डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड द रिजल्टिंग इग्नोरेंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। तो हम अल बरूनी ने जब डिस्क्रिप्शन दिया है हिंदुस्तान का, तो उसने कहा था हिंदुस्तान को समझना इसलिए मुश्किल है क्योंकि फलाने फलाने बैरियर्स हैं, जब तक ये बैरियर कोई क्रॉस नहीं करता तब तक इंडिया को समझा नहीं जा सकता। इसमें से एक बैरियर उसने बोला था भाषा का, क्योंकि जो लोग आते हैं यहाँ पे वो अलग भाषाएं बोलते हैं, और यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो एकदम अलग भाषाएं बोलते हैं। अब क्योंकि लैंग्वेजेस में डिफरेंस है, और जब तक आप ये लैंग्वेजेस नहीं समझोगे तब तक आप परस्पर संवाद नहीं कर सकते। अब उसके बाद उसने ये बोला था कि संवाद कर लोगे तो भी हिंदुस्तान को समझा नहीं जा सकता, क्योंकि इंडिया को समझना है तो आपको पढ़ना पड़ेंगे टेक्स्ट, और ये सारे के सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं संस्कृत में, जिसको बोलचाल में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो एक और नाटक है कि आपको संस्कृत सीखना पड़ेगी। अब उसके बाद उसने फिर ये बोला कि संस्कृत सीखना और मुश्किल है, क्योंकि संस्कृत जो है ऑल टुगेदर अरबी या फारसी भाषाओं से अलग है। आप इसके आइडियाज को जो है इसको मतलब आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते एग्जैक्टली संस्कृत में जिस तरीके के आइडियाज हैं उस तरीके के आइडियाज को आप अरबी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। मुश्किल काम है,
आसानी से नहीं हो सकता। इनफैक्ट उस अरबी फारसी भाषाओं को आप संस्कृत में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो उनके वर्क को, तो वो भी मुश्किल है। तो उसने ये पूरा का पूरा जो बैरियर है लैंग्वेज का एक्सप्लेन किया था। दूसरा उसने जो बात बोली थी कि क्योंकि यहाँ के रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस ऑल टुगेदर अलग अलग हैं, इसलिए अब एक अलग तरीके की रिलीजियस बिलीव्स को मानने वाली सोसाइटी से आया हुआ बंदा इनके कंसेप्ट्स को, इनकी मान्यताओं को समझ नहीं सकता, उसमें दिक्कत आती है। तीसरा इसने बोला था कि तीसरी चीज है कि इंडियन पॉपुलेशन खुद दूसरों से घुलना मिलना नहीं चाहती। ये लोग अपने आपस में जो है बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब्ड हैं, ये अपनी जिंदगी में खुश हैं, ये ज्यादा किसी के साथ में मिलते नहीं हैं। इनकी खुद की जो सोसाइटीज हैं काफी हद तक इंसुलेटेड है, अपने आप में सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है। तो ये तीन बातें उसने कही थी कि ये आपके बैरियर्स हैं। मतलब एक ही बात है जो बचती है, जो बैरियर में नहीं आती, वो क्या है? ईस्टर्न सोसाइटीज की स्लेवरी। इसका जिक्र अल बरूनी ने कुछ खास तौर पे किया भी नहीं है। स्लेवरी का जिक्र आपको इब्ने बतूता की किताबों में देखने के लिए मिलता है। तो ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन जो है ये अल बरूनी ने जिक्र नहीं किया था, तो ये आपका बैरियर्स की कैटेगरी में नहीं आता। अब हमको यही बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो बैरियर्स की कैटेगरी में नहीं आता, तो आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। ये वाली बात या ये जो है अल बरूनी ने बैरियर के तौर पर डिस्क्राइब नहीं किया है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। Which Portuguese writer provided a detailed account of trade and society in South India? इनमें से कौन सा जो पुर्तगाली ट्रैवलर था उसने साउथ में जो सोसाइटी है उसके बारे में और साउथ का जो ट्रेड होता था उसके बारे में एक डिटेल्ड अकाउंट या फिर एक विवरण लिखकर आपको दिया है? ऑप्शंस हैं जीन बैप्टाइज ट्रावर्नियर, दुआर्ते बारबोसा, फ्रांकोइस बर्नियर, इब्ने बतूता। सही जवाब है दुआर्ते बारबोसा। ये आपका बंदा जो है पुर्तगाल से आया था साउथ में, क्योंकि उनका काफी मसालों का व्यापार होता था, तो ये रहा, इसने सब कुछ देखा और उसके बाद में इसने एक डिटेल्ड अकाउंट तैयार किया था कि भाई ये लोग जो हैं ये साउथ में खास तौर पर जो है इस तरीके से रहते हैं, इनके सोशल कस्टम्स या नॉर्म्स इस तरह के हैं, और इसके अलावा इनका जो ट्रेड वगैरह है खासतौर पर स्पेसिफिकली मसालों का जो व्यापार है जो आपका मलाबार के कोस्ट से होता था वो कुछ इस तरीके से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। What are the subjects on which travelers compile their accounts? अब इनमें से कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर ट्रैवलर्स ने अपने अपने अकाउंट्स लिखे हैं या फिर यात्रा वृत्तांत जो लिखे हैं उसमें इनका जिक्र उन्होंने किया है? पहला है अफेयर्स ऑफ द कोर्ट, दूसरा है रिलीजियस इश्यूज, तीसरा है आर्किटेक्चर और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ऐसे भी राइटर्स मिलेंगे या फिर ऐसे भी ट्रैवलर्स मिलेंगे जिन्होंने मुगल कोर्ट या बाकी सारे कोर्ट्स के बारे में बातचीत करी है। अल बरूनी ने बाकायदा आपका जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान है उनके बारे में लिखा था। रिलीजियस इश्यूज पे भी इन्होंने काफी कुछ लिखा है, आर्किटेक्चर पे भी काफी कुछ लिखा है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल द अबव। डी ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 29 के लिए सही हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। Who gave us the most important description of विजयनगर in the 15th century? 15वीं शताब्दी में या फिर सन 1401 से लेकर 1499 या 1500 के बीच के जो 100 साल गए हैं उसमें विजयनगर एम्पायर, और उसमें भी विजयनगर एम्पायर का जो विजयनगर शहर हुआ करता था, विजयनगर सिटी, जिसके आजकल जो खंडर बचे हैं उनको हम्पी के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में सबसे ज्यादा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा मिलता है? इब्ने बतूता, अब्दुल रज्जाक, फ्रांकोइस बर्नियर, मार्को पोलो। इसका जवाब क्या हो जाएगा? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक एक आपका पर्शियन एम्बेसडर था जो साउथ में था, आया हुआ था विजयनगर सिटी का। इसने जो डिस्क्रिप्शन दिया है बहुत डिटेल में है, और इनफैक्ट बाद में जब हम्पी की खोज हुई थी, उस हम्पी की खोज के बाद में आपके जो अब्दुल रज्जाक के अकाउंट्स थे उनकी मदद से जो है आपने कई सारे जो हम्पी शहर में या विजयनगर शहर के जो रूइंस हैं उसमें बिल्डिंग्स को लोकेट करने की कोशिश करी थी कि यहाँ पे ये रहा होगा, इसके डिस्क्रिप्शन में इस पर्टिकुलर बात का या गेट का जिक्र आया है, वो इसी तरफ या इसी इलाके में यहाँ कहीं पे रहा होगा। इस तरीके से इनके डिस्क्रिप्शन की मदद से हम्पी में कई सारे मॉन्यूमेंट्स को खोजा गया है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें अपने को बोला गया है हु ट्रांसलेटेड सेवरल संस्कृत वर्क्स इंक्लूडिंग पतंजलि's वर्क ऑन ग्रामर इनटू अरेबिक। अब अपने को ये बताना है इनमें से किसने संस्कृत के बहुत सारी किताबों को या बहुत सारे टेक्स्ट वगैरह को जिसमें पतंजलि का जो काम हुआ है ग्रामर के ऊपर उसको भी जो है अरबी वो भी इंक्लूडेड है, उसको संस्कृत से अरबी में ट्रांसलेट किया था। ऑप्शन है महमूद वली बल्खी, दूसरा है अल बरूनी, तीसरा है मार्को पोलो और चौथा है इब्ने बतूता। इसका जो सही जवाब है वो है अल बरूनी। अल बरूनी ने क्योंकि संस्कृत सीखी थी और उसके बाद में उसने बाकायदा बताया था ट्रांसलेट करने में दिक्कत आती है, बट फिर भी उसने जो है आपका अरबी भाषा में इसमें से काफ़ी सारे टेक्स्ट वगैरह को ट्रांसलेट किया था। क्वेश्चन नंबर 31 को जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं वेयर डिड अल बरूनी डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन इंडिया। अल बरूनी का डेवलप जो हुआ था इंटरेस्ट भारत के बारे में वो इनमें से कहाँ हुआ था? ऑप्शन है गजनी, दूसरा है पंजाब, तीसरा है चाइना, चौथा है सीरिया। जवाब क्या है? गजनी में गजनी अफगानिस्तान में आने के बाद में अल बरूनी का जो इंटरेस्ट है वो इंडिया के बारे में डेवलप हुआ। क्या कहानी है? उज्बेकिस्तान में जब हमला हुआ था महमूद वगैरह का, ये आपका
अफगानिस्तान से तो भाई लोगों ने वहां पे फिर काफी लोगों को गुलाम बनाया और गुलाम बना के लोग गजनी वापस लेकर आए। इसी में आपका अलबरूनी भी शामिल था। ख्वारिज्म क्योंकि एक पूरा लर्निंग का सेंटर था, पढ़ा लिखा आदमी हुआ करता था वहां पे, जब महमूद का हमला हुआ तो ख्वारिज्म से फिर ये लोग सबको ये लेकर आया, अलबरूनी इसमें शामिल था। अब गजनी में आने के बाद में अलबरूनी फिर यहीं रहा, वक्त के साथ में उसे गजनी जो है वो पसंद आ गया, तो फिर अपनी जिंदगी उसने यहीं पे काटी थी। यहीं पर उसने हिंदुस्तान से आने वाले ट्रैवलर्स को देखा, हिंदुस्तान के बारे में सुना, तो उसका एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। बाद में फिर वो पंजाब घूमा, पंजाब के अलावा नॉर्थ इंडिया में और भी काफ़ी इलाकों में रहा, पंडितों के साथ में रहा, पंडितों की सोहबत में रह के उसने संस्कृत सीखी, फिर काफ़ी सारे टेक्स्ट वगैरह को उसने ट्रांसलेट किया और काफ़ी सारी चीज़ें हुई। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज गजनी। अगला देखते हैं, ट्रैवलर पीटर मंडी वॉज फ्रॉम विच सिटी, वॉज फ्रॉम विच कंट्री। अब हमको ये बताना है कि जो ट्रैवलर था पीटर मंडी वो इनमें से कौन सी कंट्री से आया हुआ था। इसका जवाब है वो आया हुआ था इंग्लैंड से। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंग्लैंड से आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, फेमस ट्रैवलर मार्को पोलो केम फ्रॉम विच कंट्री। इसका जवाब मैंने आपको बता ही दिया था, मार्को पोलो आए थे इटली से। क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अगला, अल बरूनी वॉज ओरिजिनली फ्रॉम विच कंट्री। इसका भी मैंने आपको जवाब दिया है कि ओरिजिनली अल बरूनी कहां से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था या फिर उज्बेक हुआ करता था। अगला क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब अपने को यह बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। सही है ये नहीं पूछा गया, सही नहीं है, इनकरेक्ट है। ठीक है जी, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इब्ने बतूता द नट ऑफ द कोकोनट ट्री लुक्ड सिमिलर टू अ मैंस हेड। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बर्नियर द इंडियन पीजेंट्री वाज एक्सप्लॉइटेड बाय द लैंडलॉर्ड्स। ठीक। अब्दुल रज़ाक इज परहैप्स द ओनली हिस्टोरियन हु प्रोवाइडेड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ वर्किंग ऑफ द इंपीरियल कारखानास और वर्कशॉप। ठीक है। चौथा, इब्ने बतूता गेव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ स्लेवरी इन इंडिया। देखते हैं, अपने को यह बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। मतलब ये कि कम से कम 3 स्टेटमेंट इसमें सही है, एक स्टेटमेंट गलत है। अकॉर्डिंग टू इब्ने बतूता द नट ऑफ द कोकोनट ट्री लुक्ड सिमिलर टू अ मैंस हेड। ये बात सच है। इब्ने बतूता ने बकायदा नारियल के पेड़ जब जिंदगी में पहली बार देखे थे तो खजूर के पेड़ों के साथ में कंपैरिजन किया था और उसने फिर लिखा था कि इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता दिखने में, बस एक फर्क है कि इसमें जो कोकोनट ट्री में नट आता है वो एक आदमी के सर के जैसा होता है और काफी बड़ा होता है, और आप जब वो हरा होता है उसे आप अंदर से काट के देखोगे तो वो इंसान के मस्तिष्क की तरह दिखता है। काफी फैसिनेट हुआ था वो कि इसके जो चेहरा है इस पे 2 आंखें होती हैं, एक इंसान जैसा मुंह बना हुआ है, और इसमें जो फाइबर है उसकी मदद से लोग रस्सियां बनाते हैं, उससे जहाज बांधने में मदद वगैरह लेते हैं। काफी सारी चीजें उसने आपका कोकोनट के बारे में डिस्क्राइब की थी। दूसरा, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू बर्नियर द इंडियन पीजेंट्री वाज एक्सप्लॉइटेड बाय द लैंडलॉर्ड्स। ये बात बिल्कुल सही है। बर्नियर ने भर भर के जो है वो कहते हैं ना हिंदी में पानी पी पी के गालियां बकना, वो वाली बात करी है उसने लैंडलॉर्ड्स के बारे में। लिटरली जो है बादशाह के बारे में क्लियर कट क्रिटिसिज्म किया है। पानी पी पी के कोसा उनको इस तरह से कह ले, या फिर हकीकत को उसने बयां किया है, जो भी है, मगर उसने ये बात को क्लियर कट लिखा है कि इंडियन पीजेंट्री का बहुत बुरा शोषण उनके लैंडलॉर्ड्स के द्वारा किया जा रहा था। तीसरा, अब्दुल रज़ाक इज परहैप्स द ओनली हिस्टोरियन हु प्रोवाइडेड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द वर्किंग ऑफ द इंपीरियल कारखानास और वर्कशॉप। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपके बर्नियर साहब ने जो है, अब्दुल रज़ाक ने नहीं, आपका फ्रांकोइस बर्नियर ने मुगल कारखानों के बारे में डिटेल में बातचीत करी है। इसके बाद इब्ने बतूता गेव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ स्लेवरी इन इंडिया। ये बात भी सच है, उसने बकायदा स्लेव्स के बारे में डिटेल में लिखा है, खुद ने कितने स्लेव खरीदे थे और किन किन को दिए। बादशाह ने उसको अपना जो है अपने बताया था कि मैंने कई लोगों को 200 स्लेव्स गिफ्ट कर दिए हैं, स्लेव्स का क्या इस्तेमाल होता था स्पाइंग के लिए, और वो सारी चीजें, स्लेव आते कहां से थे, ये सारी बातें इब्ने बतूता ने डिटेल में लिखी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 सही जवाब क्या हो जाएगा? जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर सी। अब्दुल रज़ाक जो है वो अकेला हिस्टोरियन, वो हिस्टोरियन नहीं है जिसने इंपीरियल कारखानों को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, वो था फ्रांकोइस बर्नियर। चले अगला देखते हैं। द यूरोपियन ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया एंड चाइना वॉज। यूरोपियन ट्रैवलर जिसने इंडिया और चाइना दोनों को विजिट किया था, इसका जवाब मैं आपको पहले दे चुका हूं, उसका नाम है मार्को पोलो। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर बी। अगला, which of the following travelers was appointed as the काजी और द जज ऑफ दिल्ली बाय मोहम्मद बिन तुगलक। इनमें से किसको जो है जज या काजी के तौर पर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपॉइंट किया गया था? अल बरूनी, महमूद ऑफ गजनवी, बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन है इब्ने बतूता। जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि इब्ने बतूता जब इंडिया आया था, क्योंकि वो एक ऐसे घर में पैदा हुआ था मोरक्को में जो काफी लर्न्ड मैन हुआ करते थे, इस्लामिक लॉ वगैरह के बारे में उनको काफी पता था, बचपन से इसने भी पढ़ा, तो ये काफी एक पढ़े लिखे इंसान के तौर पर डेवलप हुआ जिसके पास में इस्लामिक लॉ का अच्छा नॉलेज था। आया यहाँ पे महमूद
आपका जो मोहम्मद बिन तुगलक जो था इससे इंप्रेस हुआ और इसने इसको काजी के तौर पे, शहर काजी ऑफ दिल्ली के तौर पर अपॉइंट किया। कुछ साल ये यहाँ पे रहा, उसके बाद में इनके बीच में डिफरेंसेस हो गए, इसको उठा के जेल में डाल दिया। उसके बाद में डिफरेंसेस या गलतफहमियां दूर हो गई तो इसको फिर से काजी की पोस्ट पे अपॉइंट किया। फिर बोला कि मेरी तरफ से चाइना जाओ, मंगोलों के पास में गया घूम फिर के और अल्टीमेटली फिर ये वापस आपका मोरक्को लौट गया। तो इस तरीके से ये सारा काम हुआ था। तो आपका जो क्वेश्चन है कि इनमें से किस ट्रैवलर को मोहम्मद बिन तुगलक ने आपका शहर काजी के तौर पर या जज ऑफ दिल्ली के तौर पर जो है अपॉइंट किया था, शहर काजी ऑफ दिल्ली या जज ऑफ दिल्ली के तौर पर अपॉइंट किया, दिल्ली के तौर पर अपॉइंट किया था, उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इब्ने बतूता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। Who among the following travelers have mentioned a strange nation when he saw the populated port of Calicut, present day Kozhikode? इनमें से कौन से ट्रैवलर ने हिंदुस्तान के लिए एक शब्द इस्तेमाल, एक टर्म इस्तेमाल किया है, अ स्ट्रेंज नेशन, एक अजीब देश। जब, और ये उसने क्यों इस्तेमाल किया था या कब किया था, जब उसने देखा कालीकट का पोर्ट जो आज की तारीख में प्रेजेंट डे कोझिकोड में आता है केरल में, जब उसने वहां पे लोगों को देखा, पोर्ट पे सारा काम होते हुए देखा, जिस तरीके की परिस्थिति या व्यवस्था देखी, तब उसने बोला ये बड़ा स्ट्रेंज नेशन है, बड़ा अजीब देश है, कोझिकोड या फिर कालीकट के पोर्ट पे लोगों को देखकर। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से किसने ये आपका जो है स्ट्रेंज नेशन हिंदुस्तान के लिए कहा था। इसका जवाब है अब्दुल रज़ाक समरकंदी। अब्दुल रज़ाक ने जो है ये स्टेटमेंट कहा था। ये कई बार हिंदुस्तान आया, जब पहली बार आया था तब उसने बोला यार क्या अजीब देश है, ये क्या बोला था, कालीकट का पोर्ट देख के। बाद में जब इसने फिर वेस्टर्न घाट्स क्रॉस किया और जब ये मैंगलोर वगैरह पहुंचा, वहां पे जब इसने मंदिर वगैरह देखे, तब इसने एडमायरेशन में फिर अच्छी अच्छी बातें करी हैं, मगर ये सारी चीजें इसने कही थी। तो क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, Who among the following wrote his memoirs with an intention to denigrate India and show it to be inferior to Europe in every aspect? इनमें से किसने अपने जो मेमोयर्स लिखे हैं, अपने जो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, उसमें एक इंटेंशन है कि हिंदुस्तान को डेनिग्रेट करना है, इंडिया को कमतर बताना है, इंडिया को जो है आपको नीचे आपको मतलब जो डाउन प्ले करना है और इसको हर तरीके से यूरोप से इंफीरियर बताना है हर एस्पेक्ट में। किसने इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के साथ में कि यूरोप जो है वो श्रेष्ठ है, इंडिया जो है उसने नीचे है, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इंडिया को डाउन प्ले करते हुए अपने अकाउंट्स को या मेमोयर्स को लिखा है? फ्रांकोइस बर्नियर, इब्ने बतूता, अब्दुल रज़ाक, अल बिरूनी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रांकोइस बर्नियर। इसके जितने अकाउंट्स आपको पढ़ने को मिलते हैं सब में एक बात समझ में आती है कि इंटेंशन है कि हिंदुस्तान को डाउन प्ले करना है, यूरोपियंस की नस्लीय श्रेष्ठता, कल्चरल आपका जो है श्रेष्ठता और एक रिलीजियस जो श्रेष्ठता है वो आपको साबित करने की कोशिश करते हुए फ्रांकोइस बर्नियर जो है दिखाई देते हैं। इनके जितने भी अकाउंट्स वगैरह आप पढ़ोगे लगभग हर जगह आपको ये बात निकल कर आती है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। चलें, तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें अपने से पूछा गया, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वेर ट्रेडेड इन रिटर्न फॉर व्हाट? भारत के जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे इनको किस चीज़ के बदले में जो है ट्रेड किया जाता था? मतलब ये कि भारत में जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, जो भी आर्टिकल्स बनाए जा रहे हैं, बाहर वालों को अगर बेचे जाते थे तो बाहर वाले बदले में हमको क्या देते थे? ऑप्शन हैं प्रेशियस मेटल्स, दूसरा है ज्वेल्स, तीसरा है करेंसी नोट्स और चौथा है पाउंड्स। इसका सही जवाब क्या है? प्रेशियस मेटल्स, और उसमें भी स्पेसिफिकली आपका सोना और चांदी, इनके बदले में हमारा सामान यहां से खरीदा जाता था। इनफैक्ट आपका फ्रांकोइस बर्नियर जिसने बाकायदा हर बार लिखते वक्त में अपना जो भी अकाउंट लिखा है उसमें ये इंश्योर किया है कि हिंदुस्तान की बुराई की जाए या उसको कमतर दिखाया जाए, उस तक ने इस बात को माना है कि दुनिया में कहीं पर भी सोना या चांदी निकाला जाए घूमते फिरते सर्कुलेट होते हुए, अगर वो ट्रेड में आएगा तो अल्टीमेटली उसे हिंदुस्तान आना ही आना है, उसका कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में आके गिरता ही गिरता है, क्योंकि ट्रेड इतनी बड़ी मात्रा में जो है बाहर वालों के साथ में यहां से हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही ऑप्शन है दैट इज प्रेशियस मेटल। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, Who among the following is perhaps the only historian who provided a detailed account of the working of imperial कारखानाज और वर्कशॉप? अब इसका जवाब मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिया था जब हम लोग राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट्स वगैरह कर रहे थे कि इनमें से कौन वो एकमात्र हिस्टोरियन है शायद जिसने इंपीरियल कारखाने जो थे मुगलों के टाइम पीरियड के या वर्कशॉप्स के, उनका डिटेल्ड अकाउंट या डिस्क्रिप्शन लिखा है। ऑप्शंस हैं बर्नियर, इब्ने बतूता, अल बरूनी, मार्को पोलो। जवाब क्या हो जाएगा? बर्नियर। इनफैक्ट आप थोड़ा सा लॉजिक से चलो तो भी जवाब जो है बर्नियर निकल कर आएगा। मार्को पोलो 12वीं शताब्दी में आया था, तब मुगल अंपायर था नहीं। अल बरूनी भी आपका 1100 के आसपास में आपको देखने को मिलता है, तब मुगल अंपायर था नहीं। इब्ने बतूता 1300 समथिंग में आया था, 1332-33 में आया था, तब आपका यहाँ पे दिल्ली सल्तनत चल रही थी। तो ऐसे भी अगर आप नहीं भी पता है, थोड़ा अगर आप ऑप्शंस के साथ में भी कॉमन सेंस से खेलोगे तो भी आप सही जवाब तक पहुंच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, दैट इज बर्नियर। अगला देखते हैं,
बर्नियर एकमात्र वो बंदा था जिसने मुगल्स के इंपीरियल कारखानों के बारे में डिटेल में आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर्स हैव डिस्क्राइब्ड द पोस्टल सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग मिडीवियल टाइम्स इन डिटेल्स। इनमें से किसने जो है पोस्टल सिस्टम को इन डिटेल जो है एक्सप्लेन किया है मिडीवियल टाइम में? इब्ने बतूता, अल बिरूनी, फ्रांकोइस बर्नियर, बारबोसा। जवाब क्या हो जाएगा? इब्ने बतूता ने आपका इंडियन पोस्टल सिस्टम को बहुत डिटेल में जो है एक्सप्लेन किया। उसने ये तक बताया कि पोस्टल सिस्टम दो तरीके का होता था, एक आप इंपीरियल हॉर्सेस की मदद से एक से दूसरी जगह डाक पहुंचाते थे, दूसरा आपका जो फुट रनर्स होते हैं उनकी मदद से जो है आप डाक वगैरह पहुंचाया करते थे, और दोनों में जो आपका फुट रनर है वो ज्यादा इफेक्टिव हुआ करता था। इसने एक्सप्लेन करने के लिए ये तक बताया कि सिंध से दिल्ली या दिल्ली से सिंध 50 दिन लगते हैं आने में, मगर अगर आप डाक भेजोगे या स्पाइस वगैरह अगर अपनी कोई खबर भेजना चाहते हैं तो वो खबर 5 दिन में दिल्ली से सिंध या सिंध से दिल्ली आ जाती है। तो इसकी मदद से उसने इफेक्टिवनेस समझाई थी आपके पोस्टल सिस्टम की। तो क्वेश्चन नंबर 43 सही जवाब क्या हो जाएगा? इब्ने बतूता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, इन इंडिया ड्यूरिंग मिडीवियल टाइम्स द पोस्टल सिस्टम वाज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। अब इंडिया में मिडीवियल टाइम पीरियड में पोस्टल सिस्टम कितने तरीके का हुआ करता था? तो अभी मैंने आपको बताया 2 तरीके का पोस्टल सिस्टम हुआ करता था, या तो घोड़ों की मदद से डाक जाती थी, या आपके जो फुट रनर्स होते हैं दौड़ने वाले हरकारे उनकी मदद से डाक जाती थी। और दौड़ने वाले हरकारों की मदद से जो डाक जाती थी वो ज्यादा इफेक्टिव हुआ करती थी, जल्दी पहुंचा देती थी। तो क्वेश्चन नंबर 44 जवाब हो जाएगा 2 तरीकों से। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, Who among the following travelers wrote in admiration about a temple he saw in Mangalore? इनमें से किस ट्रैवलर ने मैंगलोर में एक मंदिर देखा था और उसके बारे में बहुत एडमायरेशन में जो है उसने अपनी बातचीत में जो भी अपने मेमोयर्स थे उसमें लिखा है? ऑप्शंस हैं अब्दुल रजाक, दुआर्ते बारबोसा, सैयद अली रीस एंड एंटोनियो मोंसेराटे। तो इसका जो जवाब है वो है अब्दुल रज़ाक ने जो है इसके बारे में लिखा है, और बहुत ज़्यादा एडमायरेशन के साथ में लिखा है। जब उसने वेस्टर्न घाट क्रॉस किया, वो मैंगलोर पहुंचा अपनी सेकंड यात्रा में या थर्ड यात्रा में, तब उसने इसके बारे में डिटेल में लिखा है। चलें तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब हो जाएगा अब्दुल रज़ाक। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्ड रूरल इंडियन सोसाइटी एज स्टैग्नेंट। इनमें से किसने ये बताया था कि रूरल इंडियन सोसाइटी जो है वो स्टैग्नेंट है, या फिर वो रुकी हुई है, वो आगे नहीं बढ़ रही, वो जैसी है बस वो वैसी है, उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा? इसका जो जवाब है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने आपका मोंटेस्क्यू और इसके पहले जो आपके बर्नियर थे उनके अकाउंट्स वगैरह को पढ़कर अपनी ये थ्योरी दी थी कि भाई जो आपका ईस्ट की सोसाइटीज़ वगैरह हैं वो बेसिकली स्टैग्नेंट सोसाइटीज़ हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता या नहीं आता। उसने बकायदा एक्सप्लेन किया था कि क्यों नहीं आता। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। मार्टिन लूथर किंग एक अलग कहानी है, जॉन मिल्टन एक आपके कवि रहे हैं, और मोंटेस्क्यू ने ये थ्योरी दी नहीं थी। ओरिएंटल थ्योरी डिस्पोटिज्म की एक अलग थ्योरी उन्होंने दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 46 कार्ल मार्क्स ने ये बोला है कि इंडियन सोसाइटी जो है वो स्टैग्नेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, हु डिस्क्राइब्ड मुगल टाउन्स एज कैंप टाउन्स। इनमें से किसने जो है मुगल टाउन्स को कैंप टाउन्स के तौर पर डिस्क्राइब किया था? सबसे पहले तो ये सवाल कि कैंप टाउन का मतलब क्या है? कैंप टाउन का मतलब एक ऐसा टाउन है जो सिर्फ तभी तक फ्लरिश करता है या जिसकी इंपॉर्टेंस या महत्व तभी तक है जब तक बादशाह का कैंप वहां पे लगा हुआ है, या बादशाह जब तक वहां से अपना राजकाज चला रहा है। जब जैसे ही बादशाह और उसका शासन प्रशासन वहां से निकल के किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होगा, वैसे ही वो शहर अपना रेलेवेंस खो देगा। इस तरीके के शहरों को कहा जाता है कैंप टाउन्स। अब इनमें से किस ट्रैवलर ने मुगल टाउन्स जो थे उनको कैंप टाउन बोला था? मतलब ये कि बादशाह जब तक यहाँ पे रहेगा, जब तक यहाँ से अपना कारोबार चलाएगा, तब तक ये शहर डेवलप करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इनमें रहती है, और जैसे ही वो यहाँ से उठ के किसी दूसरे शहर जाता है वो खत्म हो जाते हैं, उनका रेलेवेंस नहीं रह जाता, वो उनका मतलब नहीं रह जाता, इनकी कोई अपनी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी या कोई अपना ऐसी स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज वगैरह नहीं है। इस तरीके से मुगल टाउन्स को कैंप टाउन्स के तौर पर इनमें से किसने डिस्क्राइब किया था? ऑप्शन है फ्रांकोइस बर्नियर, इब्ने बतूता, अल बिरूनी, अब्दुल रज़ाक। जवाब क्या हो जाएगा? फ्रांकोइस बर्नियर ने जो है इंडियन या टाउन्स को या फिर मुगल टाइम पीरियड में इंडियन टाउन्स को या मुगल टाउन्स को कैंप टाउन्स के तौर पर डिस्क्राइब किया। क्वेश्चन नंबर 48, Which traveler did not believe everything that he was told about India? इनमें से किस ट्रैवलर ने जो है इसको जो सारी बातें इंडिया के बारे में बताई गई थी उनके ऊपर आंख मूंद करके भरोसा नहीं किया था? ऑप्शंस हैं अल बरूनी, इब्ने बतूता, बर्नियर, बारबोसा। इसका जवाब है अल बरूनी। अल बरूनी ने हर उस बात पे जिसको इंडियंस ने उसको बताया था उस पर भरोसा नहीं किया था। बाकायदा उसने इसका एग्जाम्पल दिया है कि एक लकड़ी की मूर्ति है, इसके बारे में ये लोग बोलते हैं कि 12 लाख साल या कितने 12,000 साल वगैरह ये सर्वाइव कर गई। अब ऐसा देश जिसमें इतनी बारिश होती है, इतना इसकी जो जलवायु जो है इसमें नमी है, उसमें लकड़ी की एक मूर्ति ऐसे कैसे सर्वाइव कर जाएगी? भगवान ही सही जानता है, मेरे को तो उस पर भरोसा नहीं होता। इस तरीके से उसने डिस्क्राइब किया था। तो इससे अपने को ये समझ में आता था कि ट्रैवलर्स को हर वो बात जो बताई जाती है हिंदुस्तान के बारे में उस पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं करते थे, अपनी भी कुछ रीजनिंग या अपना भी कुछ लॉजिक लगाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन नंबर ए अल बरूनी इज द राइट ऑप्शन। अगला देखते हैं 49,
व्हाट इज द रेम्यूनरेशंस ऑफ सोवर्जिनिटी। ये रेम्यूनरेशन ऑफ सोवर्जिनिटी करके जो आपका टर्म है इसका मतलब क्या होता है, बड़ा अच्छा सा फैंसी सा टर्म है, व्हाट इज रेम्यूनरेशन ऑफ सोवर्जिनिटी, इसका क्या मतलब बनता है। ऑप्शंस हैं, अ क्लेम मेड बाय द रूलर ऑन हिज सब्जेक्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन, प्रॉमिस मेड बाय द रूलर्स टू हिज सब्जेक्ट, रेंट ऑन प्रॉपर्टी, रेंट ऑन लैंड। इसका सही जवाब है अ क्लेम मेड बाय द रूलर्स ऑन हिज सब्जेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन। इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूं। होता यह था कि मुगलों के टाइम पीरियड पे बादशाह बेसिकली जो क्लेम लेता था, बादशाह जो भी टैक्स वगैरह लेता था अपने प्रजा से, अपनी जनता से या अपने सब्जेक्ट्स वगैरह से, उसके लिए जो टेक्निकल टर्म इस्तेमाल किया गया है, आपको जो किताबों में टर्म देखने के लिए मिलता है मुगल क्रॉनिकल्स में, वो है रेम्यूनरेशन ऑफ सोवर्जिनिटी के लिए मैं आपका जो है टैक्स वगैरह लेता हूं। रेम्यूनरेशन ऑफ सोवर्जिनिटी का मतलब क्या कि आप मुझे जो पैसा दे रहे हो, बेसिकली मैं आपको जो अपने राज्य में प्रोटेक्शन देता हूं, मैं आपकी जो जाल की हिफाजत करता हूं, जो आपकी माल की हिफाजत करता हूं, आपके नमूज की हिफाजत करता हूं, आपकी प्रॉपर्टी और बाकी सारी रिलीजन की हिफाजत करता हूं, इन सारी चीजों के प्रोटेक्शन के बदले में आपसे मैं ये टैक्स ले रहा हूं। तो आप जो टैक्स मुझे देते हो बेसिकली वो आपके प्रोटेक्शन के टैक्स है, जिसके लिए जो टेक्निकल टर्म इस्तेमाल किया गया है वो है रेम्यूनरेशंस ऑफ सोवर्जिनिटी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन नंबर ए। चले लास्ट सवाल फॉर टुडे सेशन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इब्ने बतूता देयर वर हाउ मेनी गेट्स टू एंटर द सिटी ऑफ दिल्ली। इब्ने बतूता के अनुसार दिल्ली शहर में एंटर करने के कितने दरवाजे हुआ करते थे, कितने गेट्स हुआ करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही जवाब है 28 गेट्स हुआ करते थे। अगर आप शहर में आना चाहते हो, पूरा का पूरा जो शहर है वो किलेबंदी में बना हुआ था, चारों तरफ से प्रोटेक्टिव वॉल थी, उसमें एंटर करने के 28 गेट हुआ करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 50 इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि देयर वर 28 गेट्स। ये इब्ने बतूता ने कितने गेट्स बताए थे दिल्ली में एंटर करने के, जवाब है 28 गेट्स बताए थे। चले आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आज का जो अपना सेशन रहा है इसमें अपन लोगों ने हिस्ट्री क्लास 12 उसकी जो दूसरी किताब है और उसका जो पहला चैप्टर है थ्रू द आइज ऑफ द ट्रैवलर्स, या फिर यूं बोलूं कि हिस्ट्री क्लास 12 की जो थीम नंबर 5 है उसके ऊपर अपन लोगों ने 50 MCQs की बैटरी सॉल्व करी है। अब वो बच्चे जिन्होंने इसके सारे लेक्चर्स देखे हैं, या फिर वो बच्चे जो इसके सारे लेक्चर्स वगैरह देखेंगे या NCERT पढ़कर इनको अटेम्प्ट करेंगे, उन लोगों में अगर 50 में से आपके भाई देखिए 40 या 45 से ज़्यादा अगर सही हो रहा है, वेल एंड गुड है, आपकी प्रिपरेशन ठीक जा रही है। अगर आपके क्वेश्चन 40 से नीचे रह जाते हैं, वो भी तब जब आपने मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं या फिर आपने अगर NCERT पढ़ी है, तो भाई मैं आप लोगों से बोलूँगा आपको थोड़ा सा बकअप करने की ज़रूरत है, आप थोड़ी सी मेहनत करिए। अगर आपके 30 से कम है तो बहुत अभी परिस्थितियां ख़राब हैं, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है। तो जो जो बच्चे अभी ये लेक्चर देख रहे हैं, बाद में जब भी देखेंगे, सब लोगों के लिए भाई मेरी एक गुजारिश है आपसे कि आप लोग अपने अपने स्कोर्स लिख के ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा आप लोगों को कितना समझ में आया। कहीं पे कोई डाउट वगैरह है तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं वो भी क्लैरिफाई कर दूंगा। मगर ये पूरा टेस्ट आपने लगाना ज़रूर है और इसका आपने मुझे स्कोर ज़रूर बताना है। ये आपको आपकी जो परिस्थिति है वो समझा देगा। वो बच्चे जिन्होंने पूरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि जो नहीं देखा है उसमें से भी जो MCQs हैं उसका आपको कम से कम थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ में आया होगा। और अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग जाके बाकी सारे लेक्चर्स देखेंगे और अच्छे से बचे हुए चैप्टर की प्रिपरेशन कर लेंगे। वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल ही लेक्चर नहीं देखा था, आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा आप लोगों को कि इस चैप्टर में है क्या, ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ना है और जो भी थोड़ी बहुत बातें उससे रिलेटेड। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग भी जाके लेक्चर्स को देखेंगे एंड कुछ ना कुछ यू विल बी ऑल्सो गेनिंग फ्रॉम दिस। सो द पॉइंट इज आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि दिस पर्टिकुलर सेशन मस्ट हैव बीन फ्रूटफुल फॉर यू ऑल चैप्स, नो मैटर वॉट एवर योर कैटेगरी और लेवल ऑफ प्रिपरेशन राइट नाउ विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर इज। एंड आई एम pretty sure that you will be working more hard and you will be preparing yourself more, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन वगैरह में और ज़्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। तो इसी नोट पे आज का जो सेशन या आज का जो सत्र है अपन लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। खत्म करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाएँ। यहाँ पे आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा एजुकेशन एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। अब जैसे ही आप जाएंगे तो आपको पहली पेज पे ये दिखेगा कि भाई आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ना है, हिंदी मीडियम चाहिए, स्पोकन इंग्लिश, NT, SC, ओलंपियाड, UP बोर्ड और बाकी जो डिफरेंट आपके एग्जामिनेशन है कि आप किसके लिए क्या जो है इस वेबसाइट का यूज करना चाहते हैं। लेट्स से आपने क्लास 12 पे क्लिक किया तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज वगैरह खुलकर आ जाएंगे। इसी तरह 11th पे, 10th पे, एक्स्ट्रा लर्निंग, ओलंपियाड, जिस पे भी आप क्लिक करोगे उसके सारे के सारे कोर्सेज वगैरह जो है आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। अब इनमें से आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, जैसे साइंस के सारे कोर्सेज वगैरह, इसी के नीचे आपको ह्यूमैनिटीज के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसको भी आप पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए। लेट्स से आपने क्लास 12 हिस्ट्री पे क्लिक किया तो उसका फिर सारा का सारा जो कंटेंट है आपके सामने आ जाएगा।
सबसे पहले आपका सिलेबस ओवरव्यू, उसके बाद पहला चैप्टर, उसमें कितने लेक्चर्स में कवर किया गया, उसके बाद दूसरा चैप्टर कितने लेक्चर्स में कवर किया गया, हर एक लेक्चर में क्या क्या कंटेंट है, तो फिर वो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। जितना आप पढ़ना चाहें, जब तक आप पढ़ना चाहें तब तक आप कर सकते हैं, जितनी आपने जो भी आपको इसमें से जो आप सीख सकते हैं, किसी तरीके की कोई फीस आपको देने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जितना हो सके उतना ज्ञान संचय करें, जितना हो सके उतनी मेहनत करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा यहाँ से सीखें, अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म करें, करियर्स में अच्छा परफॉर्म करें, ज़िंदगी में अच्छा परफॉर्म करें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें एंड जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तो इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। थैंक यू, जय हिंद।